पहला टॉपिक है टैक्स हेवन एंड इंडियाज एफडीआई आउटफ्लो। जीएस 3 का टॉपिक है इकोनॉमी। ठीक है, टैक्स हेवंस क्या होते हैं? व्हाट आर टैक्स हेवंस? कुछ कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। टैक्स हेवंस हो गए, एफडीआई क्या होता है, एफआईआई ये तो पता ही होगा। दूसरा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, बीआईटी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दीज आर द कीवर्ड्स यू नीड टू लुक आउट फॉर। होता क्या है समझ लीजिए क्या है, और दो दो लाइन की क्रिस्प डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा? आरबीआई का डेटा आया है। आरबीआई का डेटा आया है 2023-24 का। 23-24 का डेटा आया है और उसमें ये निकला है कि इंडिया की जो आउटफ्लो है एफडीआई की या आउटवर्ड एफडीआई है, उसका 56% हिस्सा, 26% हिस्सा जो है, 56% हिस्सा जो है वो कहां जा रहा है? वो टैक्स हेवंस में जा रहा है। ठीक है, वो टैक्स हेवंस में जा रहा है। मतलब एफडीआई एक तो इंडिया में आता है, वो क्या हो जाता है? इनवर्ड एफडीआई। कुछ एफडीआई बाहर से जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है इंडिया से, तो उसको हम क्या कहते हैं? आउटवर्ड एफडीआई। जैसे एक चीज होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पढ़ा है ना सबने? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश, वो दो प्रकार का होता है। एक क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इंडिया में एफडीआई आता है। इंडिया में एक तो एफडीआई आता है कैसे? जैसे हुंडई है, साउथ कोरिया से इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में, चेन्नई में हुंडई का प्लांट है, वो क्या हो जाएगा? वो इनवर्ड एफडीआई हो जाएगा। या माइक्रोसॉफ्ट है, उसने हैदराबाद में ऑफिस डाल रखा है, तो ये क्या है? ये इनवर्ड एफडीआई है। मतलब जो इंडिया में आ रहा है, जो बाहर की इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में आ रही है। वैसे ही इंडियन कंपनीज हैं वो भी क्या करती हैं? वो बाहर के कंट्रीज में इन्वेस्ट करती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आउटफ्लो ऑफ एफडीआई या आउटवर्ड एफडीआई कहते हैं। जैसे टाटा है, महिंद्रा है, ठीक है, या और भी इंडियन कंपनी, लेंसकार्ट है, उसने सिंगापुर में अपने ऑपरेशंस डाल रखे हैं। तो जब इंडियन कंपनीज बाहर निवेश कर रही हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? आउटवर्ड एफडीआई कहते हैं। तो आरबीआई ने अभी डेटा निकाला है 2023-24 का, उसमें यह निकला है कि 56% जो आउटवर्ड एफडीआई है, 56% ऑफ द नेट आउटवर्ड एफडीआई आर टारगेटेड टुवर्ड्स द टैक्स हेवंस। तो अब एक नया टर्म हमको पता चला गया, टैक्स हेवन। टैक्स हेवन क्या होता है? टैक्स हेवन वो कंट्रीज होती हैं जहां पे टैक्स ज्यूरिसडिक्शन बहुत कम होता है, जहां पे जो कॉर्पोरेट टैक्स है या और भी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस कंपनीज के ऑपरेशंस पे, उनके प्रॉफिट्स पे, उनके रेवेन्यूज पे लगाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? वो रिलेटिवली कम होते हैं, इसीलिए उनको टैक्स हेवन कहा जाता है। मॉरिशस हो गया, ठीक है, सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, यूएई हो गया, ये सारी कंट्रीज क्या है? यहां पे जो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन है या टैक्स रेट्स हैं, इंडिया के कंपैरिजन में क्या है? बहुत कम है। तो हमारा जो एफडीआई आउटफ्लो है, हमारा एफडीआई आउटफ्लो है, उसका 56% जो हिस्सा है वो कहां पे रूट हो रहा है? वो इन टैक्स हेवंस में हो रहा है। जो इंडियन कंपनीज हैं वो क्या चाह रही हैं कि ऑब्वियस ही बात है, कोई भी कंपनी चाहेगी उन पे टैक्सेस कम लगे। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमको क्या देखने को मिल रहा है? इंडियन कंपनीज के पास एक लैटिट्यूड आ गया है। अब उनके पास एक स्पेस है कि वो बाहर जाके भी अपने सब्सिडियरी ऑफिसेस डाल सकते हैं। अब वो सब्सिडियरी ऑफिसेस डाल रहे हैं, सारा रेवेन्यू इंडिया में कर रहे हैं या एल्सवेयर कर रहे हैं, लेकिन अपना प्रॉफिट है वो कहां दिखा दे रहे हैं? वो इन टैक्स हेवंस में दिखा दे रहे हैं। टैक्स हेवंस में क्यों दिखा रहे हैं अपना प्रॉफिट? क्योंकि यहां पे टैक्स ज्यूरिसडिक्शन लो है, तो यहां पे टैक्सेस कम लगेंगे, तो उनके पास रेवेन्यू मतलब पोस्ट टैक्सेस जो रेवेन्यू बचेगा वो ज्यादा बच जाएगा, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। सो दिस इज द आइडिया ऑफ टैक्स हेवन। टैक्स हेवंस आर द ज्यूरिसडिक्शन जहां पर टैक्स रेट्स हैं वो बहुत लो होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कॉजेज हैं? व्हाट आर द रीजंस, सॉरी, व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से हमको देखने को मिल रहा है कि ये आउटवर्ड एफडीआई जो है वो टैक्स हेवंस में इतना ज्यादा क्यों जाने लगा है? ये तो मैं आपको 23-24 का डेटा दिखा रहा हूं। 24-25 का जो पहला फिस्कल क्वार्टर है, फिस्कल ईयर 24-25 का जो पहला क्वार्टर है, वहां पर हमने देखा है कि जो नेट एफडीआई आउटफ्लो है वो आपका 60% से भी ज्यादा है, 63-64% के आसपास है।
ठीक है, सो इट्स अपवर्ड ऑफ 60% नाउ। अगर हम इस साल की बात करें, इट्स अपवर्ड ऑफ 60% नाउ। सो व्हाट आर द रीजंस, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये आउटवर्ड आउटवर्ड एफडीआई है वो टैक्स हेवंस को इतना ज्यादा क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या रीजंस हो सकते हैं इसके? व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस? एक चीज ये हो गई कि ऑपरेशनल विड्थ है वो बढ़ रही है कंपनीज की। कोई कंपनी इंडिया में ऑपरेट, इंडियन कंपनी अगर इंडिया में ऑपरेट कर रही है तो उसके पास उतना बैंडविड्थ नहीं है ऑपरेट करने का। बट सेम कंपनी अगर वो सिंगापुर जा रही है या वो अपना ऑफिसेस यूएई में लगा ले रही है, तो ये सब क्या है? ये स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, ये स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं। इससे फायदा क्या होगा कि कंपनी का जो एक्सपेंशन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सपेंशन और इफेक्टिवली हो पाएगा और प्रभावी ढंग से हो पाएगा। तो एक तो ये रीजन हो गया जो बताया। और क्या रीजन हो सकते हैं कि आउटवर्ड एफडीआई जो है वो टैक्स हेवंस में क्यों जा रहे हैं? स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस, कमर्शियल इंप्लीकेशंस, 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी द थर्ड पॉइंट? लैंड लेबर तो यहां सस्ता है सब, लैंड लेबर तो यहां सस्ता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यहां सस्ते हैं। एक तो पॉइंट बोल ही दिया हूं, लो टैक्स जुरिस्डिक्शन है तो वहां पे टैक्स कम देना पड़ेगा। हाँ, तो रिटर्न ज्यादा, प्रॉफिटेबिलिटी का जो मार्जिन है वो इन लोकेशंस पे ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो मॉरिशस क्या है? छोटा सा आइलैंड है, वहां कितना खरीद बेच लोगे? पॉपुलेशन ही नहीं है। लेकिन कंपनी क्या करती है? अपने हेडक्वार्टर्स वहां लगा देती है या अपनी सब्सिडियरी ऑफिसेस हैं वो वहां प्लेस कर दे रही है। ऑपरेशंस पूरे इंडिया में कर रही है, खरीदना बेचना सब इंडिया में हो रहा है या साउथ ईस्ट एशिया में हो रहा है, क्योंकि यहाँ रेडी मार्केट है, मिडिल क्लास बड़ा है। मॉरिशस में क्यों लग रहा है? रीजन है कि वहां पे लो टैक्स जुरिस्डिक्शन है, तो वो अपना जो प्रॉफिट है वो वहां शिफ्ट कर दे रही है, उस टैक्स जुरिस्डिक्शन में शिफ्ट कर दे रही है। ठीक है, और क्या रीजंस होंगे? तो लिखते जाते हैं। एक तो है स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल इंसेंटिव्स मतलब इन लोकेशंस में बिजनेस सेटअप करने का, ऑफिस सेटअप करने का एक फायदा क्या है कि इनकी लोकेशन स्ट्रैटेजिक है। यूएई, दुबई में सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। ठीक है, वहां पर आप नए वीसी फंड्स एक्सेस कर सकते हैं आसानी से, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। तो अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, अगर आपको किसी दूसरी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में आना है, नया कैपिटल रेस करना है, आपको नए वीसी वेंचर कैपिटल फंड्स चाहिए, नए एंजल इन्वेस्टर्स चाहिए। ठीक है, तो इट इज वर्थवाइल टू स्टे इन दुबई और सिंगापुर। नहीं आई बात समझ में? जैसे इंडिया ही में अगर आपको आईटी से रिलेटेड कुछ काम करना है, आईटी से रिलेटेड कोई स्टार्टअप करना है, तो क्या फायदा है? कहां पर आप ऑपरेशन शुरू करेंगे, लखनऊ में या बेंगलुरु में? बेंगलुरु में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है वहां पे खुद का एक इकोसिस्टम है, आईटी का एक इकोसिस्टम है। सो इज द केस विद दीज बिजनेसेस। उनको पता है कि हम बाहर जा रहे हैं तो एक तो हम अपना टैक्स बचा ले रहे हैं, और दूसरा काम हम क्या कर ले रहे हैं, हमारे पास स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल बैंडविड्थ है वो ज्यादा है, वहां पे ऑपरेट करने का जो इंसेंटिव है वो हमारे पास ज्यादा है। तो एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन मैंने क्या बताया? प्रॉफिट को एक्सपेंड करना। क्यों? क्योंकि जो टैक्सेस हैं, नेट टैक्सेस हैं, वहां पर कम है। ठीक है, तो इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज ऑफ लो टैक्सेस। ठीक है, और बताओ। एक चीज ये हो जाएगी, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये टैक्स हेवंस या टैक्स जुरिस्डिक्शन ऐसी जगह हैं जिनके साथ इंडिया का कंड्यूसिव लीगल फ्रेमवर्क है। जैसे इंडिया ने इन कंट्रीज के साथ, इन जुरिस्डिक्शन के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है वो साइन कर रखा है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है वो साइन कर रखा है। डीटीए क्या होता है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये एक तरीके का बायलेटरल एग्रीमेंट होता है। जैसे पहले क्या था, एलपीजी रिफॉर्म्स के पहले इंडियन कंपनीज खाली इंडिया में ऑपरेट करती थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद हमको क्या देखने को मिला है, इंडियन कंपनीज भी ग्लोबल हो गई हैं, इंडियन कंपनीज भी ग्लोबल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो चुकी हैं। वो इंडिया में तो ऑपरेशंस करती हैं, जैसे टाटा ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, उनके इंडिया में ऑपरेशंस हैं ही हैं, साथ ही साथ यूरोप में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं।
ठीक है, तो वो अपना हेडक्वार्टर एक जगह रखते हैं और अलग अलग जगहों पर रीजनल हेडक्वार्टर्स रखते हैं या सब्सिडियरी ऑफिसेज रखते हैं। ठीक है, तो उनके पास बाहर इन्वेस्टमेंट का क्या इंसेंटिव है, क्योंकि उनका बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है। अब मान लो अडानी ग्रुप है, उसका हेडक्वार्टर्स कहां है, इंडिया में है, और उसके ऑपरेशंस हैं वो सिंगापुर में भी रन कर रहे हैं। ठीक है, सिंगापुर में जो भी उन्होंने खरीदा बेचा, जो भी उनके प्रॉफिट्स हुए, वो वहां पे जो लैंड लेबर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिटर्न देने के बाद प्रॉफिट कहां पर आ जाएगा, इंडिया में आ जाएगा ना। वो सारा पैसा इंडिया में आएगा, प्रॉफिट रॉयल्टी जो है, क्योंकि इंडियन कंपनी है, इंडिया में आएगी। ठीक है, तो वहां पर बेचा गया, वहां पे भी टैक्स पे किया जा रहा है। वही जो प्रॉफिट जब इंडिया आ जा रहा है तो दोबारा से उस प्रॉफिट को टैक्स किया जा रहा है। तो एक ही इनकम पे दो बार टैक्सेस लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? तो ये इन्वेस्टर्स को क्या करेगा, डिसइंसेंटिवाइज करेगा, डीमोटिवेट करेगा। तो क्या होगा, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है वो आपकी कम होने लगेगी, वो कम होने लगेगी। और हमारे इंटरेस्ट में क्या है, ग्लोबल ग्रोथ को अगर हमको प्रोपेल करना है तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है उसको और बढ़ते रहना चाहिए, साल दर साल बढ़ते रहना चाहिए। तो हमको जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का फ्लो है उसको इंसेंटिवाइज करना है, उसको डीमोटिवेट या डिसइंसेंटिवाइज नहीं करना है। ठीक है, तो डीटीए इसीलिए साइन किया गया था। दूसरा केस हुंडई इंडिया है, जैसे हुंडई पेरेंट कंपनी जो है वो कहां पे सिचुएटेड है, साउथ कोरिया में सिचुएटेड है। इंडिया में ऑपरेशंस हुए, अब यहां पे अपना भाड़ा वगैरह दे के, रेंट, लेबर, इंजीनियर्स को पेमेंट वगैरह करके जो भी उनका प्रॉफिट बचेगा वो कहां चला जाएगा, साउथ कोरिया चला जाएगा, रॉयल्टी साउथ कोरिया चला जाएगा। तो अगर डीटीए नहीं रहेगा साउथ कोरिया इंडिया के बीच में तो क्या होगा, इंडिया में सेंट्रो बेच के या हुंडई की गाड़ियां क्रेटा बेच के उन्होंने पैसा कमाया, यहां पे भी टैक्स पे किया उन्होंने, और बाद में यही पैसा जब साउथ कोरिया जा रहा है तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट है वो भी सेम पैसे को, सेम इनकम जो एक ही बार जनरेट हुई है दूसरी बार उसको टैक्स कर रही है। तो हुंडई के पास कोई इंसेंटिव नहीं बचेगा ना बाहर इन्वेस्ट करने का। तो इस एनोमली को, इस ग्लिच को रिजॉल्व करने के लिए एक फ्रेमवर्क होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, डीटीएए। तो कई कंट्रीज हैं जो ये लो टैक्स जुरिस्डिक्शन है या टैक्स हेवेंस हैं, जिसके साथ इंडिया का टीटीएए साइंड है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है वो साइंड है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी इंडियन कंपनीज के पास एक इंसेंटिव है इन लो टैक्स जुरिस्डिक्शन कंट्रीज में इन्वेस्ट करने का, वहां पे सब्सिडियरी ऑफिसेस डालने का या वहां पे रीजनल हेडक्वार्टर्स प्लेस करने का। ठीक है, तो कंड्यूसिव लीगल फ्रेमवर्क, कंड्यूसिव लीगल फ्रेमवर्क लाइक DTAA। और क्या है, और क्या लीगल फ्रेमवर्क हम लिख सकते हैं, BIT, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो स्ट्रैटेजिक ऑपरेशनल इंसेंटिव समझ गए, स्ट्रैटेजिक क्यों, क्योंकि यहां पे बिजनेस को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक्सपेंड करने के ज्यादा इंसेंटिव्स हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, अगर ज्वाइंट वेंचर करना है तो वो भी दुबई में बैठ के आप अच्छे से कर लेंगे, सिंगापुर में बैठ के अच्छे से कर लेंगे विज़ेवी दिल्ली और गुड़गांव। अगर आपको ज्वाइंट वेंचर करना है किसी बाहर की कंपनी के साथ, वो भी आप दुबई में बैठ के ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप किसी वीसी से फंड उठाना चाह रहे हैं, ठीक है, या किसी हेज फंड मैनेजर से फंड उठाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप सिंगापुर या यूएई में बैठ के ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ज्यादा प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, आखिरी कंड्यूसिव लीगल फ्रेमवर्क। और कुछ बच रहा है, रीसेंट क्वार्टर्स में हमने क्यों देखा है, ये तो 23-24 का डेटा है, 56%। मैंने आपको बताया कि जो पहला क्वार्टर है और दूसरा क्वार्टर है फिस्कल ईयर 24-25 का, उसमें हमने क्या देखा है कि ये जो आउटफ्लो है वो और ज्यादा बढ़ गया इन टैक्स हेवेंस की ओर। ठीक है, और इस साल भी हमको यही ट्रेंड देखने को मिला है। तो इसका रीजन क्या है, ट्रंप का आ जाना। ट्रंप के आने से क्या हुआ है, टैरिफ वॉर लग गया है, और अभी ये और बढ़ेगा, क्योंकि टैरिफ वॉर एक महीने पहले हमने क्या देखा है, 50% के आसपास का लग गया है। तो इंडियन कंपनीज क्या कर रही हैं, अपने सब्सिडियरी ऑफिसेज ऑफशोर लोकेशंस पे प्लेस करना शुरू कर दी हैं, कि जिससे वो इंडिया के इस 50% टैक्स जुरिस्डिक्शन से जो यूएस ने टैरिफ इंपोज किया उससे बाहर हो जाए। वो दिखा पाए कि भाई हम तो दुबई बेस्ड कंपनी है, हम सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस 50% टैरिफ, जो ये इंडियन कंपनीज हैं वो क्या करने लगी हैं, जो ये टैक्स हेवेंस हैं
या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, इनका और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से हमको क्या देखने को मिला है, ये देखने को मिला है कि ये जो नेट आउटफ्लो है एफडीआई का वो और ज्यादा बढ़ गया है, जो नेट आउटफ्लो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, 3 कंट्रीज अभी हमने पढ़ा था ना कि 2 सबसे मेजर एफडीआई सोर्स हमारे कौन कौन से हैं, सिंगापुर और दूसरा मॉरिशस। जब इंडिया मॉरिशस कर रहे थे हमने बात की थी। ठीक है, तो सिंगापुर मॉरिशस जो है वो क्यों है 2 सबसे बड़े एफडीआई सोर्स, क्योंकि इनके साथ हमारा डीटीए भी साइन है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी साइन है। ठीक है, सिंगापुर में तो चलो बिजनेस एक्टिविटी है भी, एक्चुअल में फिजिकली भी है। सो इज नॉट द केस विथ मॉरिशस। मॉरिशस जीरो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन है। तो कंपनीज क्या करती हैं, यहां पर अपना रीजनल ऑफिसेज या सब्सिडियरी ऑफिसेज डाल देती हैं और अपना प्रॉफिट, पैसा यहां कमा रही है लेकिन अपने प्रॉफिट्स हैं वो कहां बुक कर दे रही हैं, आपका मॉरिशस में बुक कर दे रही हैं। और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या कहता है कि किसी एक जगह पर बस आपको टैक्स भरना है, किसी एक जगह पर बस आपको टैक्स भरना है। तो इससे क्या हो रहा है, ये लीगल लूपहोल, जो लीगल लूपहोल है उसका मिसयूज करके टैक्स जो है वो बचा लिया जा रहा है, जो टैक्स है वो बचा लिया जा रहा है। अब इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, व्हाट आर द ओवरऑल इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। देखो सारी कंपनियां टैक्स बचाने के लिए नहीं जा रही हैं, हाँ ठीक है, टैक्स टैक्स में एक छूट मिल जा रही है वो तो है ही है, लेकिन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है ना सिंगापुर में अपना ऑफिस लगाने में या मॉरिशस में अपना ऑफिस लगाने में। ठीक है, तो सारी कंपनियां गलत नहीं है, लेकिन इन टैक्स हेवेंस का, इन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स का मिसयूज भी होता है। ठीक है, इनका मिसयूज भी होता है। तो मिसयूज हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बताओ भाई क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इंडियन कंपनीज का नेट आउटफ्लो एफडीआई का अगर टैक्स हेवन में चला जा रहा है, गवर्नमेंट को टैक्सेस कम रियलाइज होंगे, एक चीज नेगेटिव इंपैक्ट बताओ, यही चीज तो पूछ रहा हूं। टैक्स बेस है जो वो कम हो जाएगा, लो टैक्स बेस फॉर इंडियन गवर्नमेंट। लो टैक्स बेस होगा तो क्या होगा, जो रेवेन्यू रियलाइजेशन है टैक्सेस से वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ने लगेगा, सरकार की जो प्रोपेंसिटी है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को लॉन्च करने की, ठीक है, या एग्जिस्टिंग प्लान्स को और रेवेन्यू अप्रोप्रिएट करने की, वो क्या होगी, वो डिसेबल हो जाएगी। तो लो टैक्स बेस एक चीज हो गई। दूसरा क्या इंपैक्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट गिरेगी। और हाँ हाँ, ये क्लब करके इसी में आ जाएगा, टैक्स बेस और एम्प्लॉयमेंट। और एक तो है कि भाई मतलब बोनाफाइड रीजंस की वजह से लोग सिंगापुर मूव कर रहे हैं, यूएई मूव कर रहे हैं। कुछ कंपनियां, हमने इंटरनल सिक्योरिटी में क्या पढ़ा था, एक चीज मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ा था, शेल कंपनीज। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इन टैक्स हेवेंस को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक इशू है। तो टैक्स डिक्रीज टैक्स बेस, आपको समझ गया, इसको हम क्या कहते हैं, बेस एरोजन कहते हैं, बेस एरोजन कहते हैं। ठीक है, जब आपका टैक्स बेस घटने लगता है बिकॉज ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटी शिफ्टिंग फ्रॉम योर जुरिस्डिक्शन टू लो टैक्स जुरिस्डिक्शन, तो हमको क्या देखने को मिलता है, बेस एरोजन। यानी जो आपका टैक्सेबल बेस है वो आपका इरोड कर रहा है, इसी को हम बेस एरोजन कहते हैं। मतलब पहले वो कंपनी कहां रहती, वो इंडिया ही में रहती, इंडिया में बिस्किट बनाती या फैब्रिक बनाती, लेकिन आपका डीटीए की वजह से क्या हुआ, यही इंडियन कंपनी बाहर जाके ऑपरेट करना शुरू कर दी है। तो अब इंडियन अथॉरिटीज जो हैं, टैक्स अथॉरिटीज हैं, वो यहां पर टैक्स नहीं लगा सकती हैं, यानी जो पहले टैक्स बेस था वो अब टैक्स बेस नहीं रहा। इसी को हम कहते हैं बेस एरोजन कहते हैं, बेस एरोजन कहते हैं, या लोवरिंग ऑफ टैक्स बेस कहते हैं। ठीक है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट कम होना, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ गई है, इसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग है वो आपका बढ़ गई है, मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ गई है। साथ ही साथ एक चीज होती है राउंड ट्रिपिंग, राउंड ट्रिपिंग है वो बढ़ गई है। राउंड ट्रिपिंग क्या होती है, एक चीज हमने पढ़ी थी इंटरनल सिक्योरिटी में, शेल कंपनीज। शेल कंपनीज क्या होती हैं, वो खाली पेपर पे होती हैं, कुछ पैसा नहीं कमाती हैं। इनका काम क्या होता है, मूलतः इनका काम होता है काले पैसे को सफेद करना। ठीक है, तो
एक हमको देखने को मिलता है शेल कंपनीज डोमेस्टिक लेवल पे, मान लो कोई अधिकारी है वो नंबर 2 का पैसा कमा रहा है, 5 लाख 10 लाख रुपए हर महीने, वो 50,000 उसकी तनख्वाह है लेकिन 5 लाख रुपए वो ऊपर ऊपर का कमा रहा है, तो वो क्या करेगा, मान लो कम पैसा कमा रहा है 50,000, 1 लाख रुपए नंबर 2 में कमा रहा है, तो वो खपा ले जाएगा। 1,000 रुपए की शर्ट पहनता है तो वो 5,000 की शर्ट पहनने लगेगा, एडिडास एसिक्स के महंगे जूते खरीदने लगेगा। लेकिन अगर वो 10 लाख रुपए हर महीने कमाने लग रहा है तो वो जूते और कपड़े और 5 स्टार में खाने का नहीं सोचेगा, वो सोचेगा ये बिल्डिंग कर लूं, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी कर लूं। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, काले पैसे को पहले सफेद करना पड़ेगा। काला पैसा सफेद कैसे होगा, शेल कंपनीज के माध्यम से होगा। वो पेपर पे दिखा देगा कि उसकी बीवी जो है वो एक बुटीक चलाती है, वो बुटीक बस पेपर पे रहेगा, ठीक है, वो बुटीक जो है वो सिर्फ पेपर पे रहेगा, और साल के एंड में वो टैक्सेस उस पर डिक्लेयर कर देगा, नकली बिल लगा देगा, टैक्सेस डिक्लेयर कर लेगा कि भाई 60 लाख का हमारा रेवेन्यू आया है। 5 लाख अगर कमा रहा है तो साल का कितना हो गया, 60 लाख हो गया, 60 लाख का रेवेन्यू, उस पर वो चुपचाप टैक्स दे देगा। टैक्स दे देगा, मान लो 10% टैक्स दे दिया तो 54 लाख रुपए, अब इसका क्या हो गया, सफेद हो गया। अब ये पैसा वो बैंक अकाउंट में रख सकता है, क्यों, क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज की नजर से गुजर चुका है ये पैसा, ठीक है। तो इसी को हम शेल कंपनी कहते हैं। ये बुटीक जो थी वो शेल कंपनी है। जो बड़े लेवल पे गेम्स होते हैं, जहां पे 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपए की बात आ जाती है, जो पॉलिटिशियंस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये शेल कंपनी जो है वो मॉरिशस में लगाते हैं, वो सिंगापुर में लगाएंगे, दुबई में लगाएंगे, और हवाला के थ्रू अपना यहाँ का काला पैसा वहां भेजेंगे, हवाला के माध्यम से। हवाला समझते हो क्या होता है, जो काला पैसा होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए जो नेटवर्क यूज करते हैं, दैट इज हवाला नेटवर्क। जैसे नंबर 1 का पैसा है, नंबर 1 का पैसा तो वो तो हो जाता है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, दोज ऑफ यू आर आउट स्टेशन स्टूडेंट्स, तो वो क्या है, हर महीने कुछ पैसा डालते हैं ना, यूपीआई से आप डाल देते हैं, नेफ्ट कर देते हैं, आरटीजीएस। तो वो क्यों कर पाते हैं, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका नंबर 1 का पैसा है, अपने सैलरी का एक पोर्शन है, वो अपने बच्चों को भेजना है, ठीक है। लेकिन यही काला पैसा भेजना होगा, मान लो यूपी काडर का, सॉरी, मूलतः यूपी का कोई अधिकारी है, वो कर्नाटक पोस्टेड है, पैसा वो वहां कमा रहा है, हर साल वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, तो उसको वापस अपने गांव भेजना है यूपी में, तो वो क्या करेगा, वो एसबीआई से नहीं भेज सकता है, भेजेगा तो वो टैक्स अथॉरिटीज के नजर में आ जाएगा। तो पैसा कैसे भेजता है, हवाला नेटवर्क से भेजता है, हवाला नेटवर्क से। वहां किसी को पैसा पकड़ा दिया, हवाला नेटवर्क के ऑपरेटर यहाँ लखनऊ में बैठे हुए हैं, ठीक है, हर लाख रुपए पे 500 रुपए लगते हैं, मतलब अगर 1 लाख रुपए अगर आपको ट्रांसफर करना है काला पैसा बैंगलोर से या बॉम्बे से लखनऊ, तो 1 लाख पे 500 रुपए लगते हैं, तो दिस इज हवाला नेटवर्क। बड़े लेवल पे गेम्स क्या होते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, 500 1000 करोड़ रुपए जो भी ब्लैक मनी लॉन्डर कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो पैसा अब वो इंडिया में नहीं खपाते हैं, वो हवाला के माध्यम से शेल कंपनीज में भेजते हैं पैसा। शेल कंपनीज कहाँ है, मॉरिशस में है। मॉरिशस या सिंगापुर क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि इन कंट्रीज के साथ इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, और फिर वो पैसा जो है वो दिखा देते हैं कि एफडीआई के माध्यम से वो इंडिया की किसी एक कंपनी में, जिसमें उनके फैमिली मेंबर्स मेंबर हैं, डायरेक्टर हैं, उसमें री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो ये पैसा है जो काला था वो क्या हो गया, वो सफेद हो गया। तो राउंड ट्रिपिंग, इसी को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, राउंड ट्रिपिंग कहते हैं, ठीक है। तो इंपैक्ट क्या है, राउंड ट्रिपिंग। अब राउंड ट्रिपिंग बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, ये हमारी इकोनॉमी को, हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला कर रही है, ठीक है। तो दीज आर द पॉसिबल इंपैक्ट्स, ठीक है। और क्या है, और क्या इंपैक्ट है, हमारी टैक्स अथॉरिटीज हैं, उनके लिए ये जो टैक्स का लाइनअप है, ये टैक्सेशन रजीम का लाइनअप है, उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत हाई लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन अलाउड जो है वो देखने को मिल रहा है। सोफिस्टिकेशन मतलब कि अब इसमें बड़े बड़े सीएस आ गए हैं, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट हैं, वो भी क्या है, वो जो लीगल लूपहोल्स हैं उसको मिसयूज कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं या डीटीए हैं या बीआईटीज हैं, उसमें कुछ लीगल लूपहोल्स हैं, उसको मिसयूज कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है, हमारी जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो पकड़ नहीं पा रही है कि ठीक तरीके से कि गलती कहां पर हो रही है, गड़बड़ी कहां पे हो रही है। तो उसकी वजह से ठीक ठाक रेवेन्यू जो हमको रियलाइज करना चाहिए था एज एन इंडियन स्टेट, हम उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिरी पॉइंट हो गया, डिफिकल्टी फॉर इंडियन टैक्स अथॉरिटीज इन tracing the tax incidents, in tracing the tax incidents।
तो ये कुछ पॉसिबल इंपैक्ट्स हो गए, ठीक है। क्या क्या चीजें डिस्कस हो गई? एक तो क्या रीजंस हैं कि टैक्स हेवंस में इतना आउटवर्ड एफडीआई जो है वो देखने को मिल रहा है 60% के आसपास, ठीक है। क्या रीजंस हैं? टैक्स हेवन, डीटीए, वीआईटीज, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि क्या इंपैक्ट हो सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था पे, इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो हमारा टैक्स बेस है वो कम हो सकता है, मतलब बेस इरोजन, एम्प्लॉयमेंट है वो घट सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या बढ़ सकती है, राउंड ट्रिपिंग और बढ़ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इंडियन टैक्स अथॉरिटीज के पास डिफिकल्टी होगी हाउ टू ट्रेस द टैक्स इंसिडेंसेस, ठीक है। क्या इनिशिएटिव्स हमने लिए? व्हाट आर द इनिशिएटिव्स इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन? क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं और क्या लिए गए हैं? भूल जाओ अभी क्या पढ़ो, अभी जितना समझ में आया है उससे बताओ क्या निकलेगा। अगर यू आर द चीफ कमिश्नर और यू आर द डायरेक्टर ऑफ से सीबीडीटी, ठीक है, या जीएसटी काउंसिल में आप एक पद रखते हैं, तो आप क्या रिफॉर्म्स लेंगे? या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आप ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर हैं, तो व्हाट इज स्टेप्स यू आर गोइंग टू टेक? बताओ। बैठो बैठो, फिर से बोलो। हाँ ठीक है, एक पॉइंट ये है कि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को और रेम्यूनरेटिव बनाएं और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव बनाएं। चाइना में इन्वेस्टमेंट क्यों जाती है? चाइना में इन्वेस्टमेंट इसलिए जाती है क्योंकि वहां पर लेबर कॉस्ट है वो बहुत कम है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ज्यादा कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं कि इंडियन कंपनीज के पास तो इंसेंटिव रहे ही रहे कि वो यहां पर रह के ऑपरेट करें, साथ ही साथ बाहर का जो एफडीआई है और ज्यादा छन के इंडिया में आए, ठीक है। तो पहला तो यही हो गया रिफॉर्म्स। इसको हम कैसे कर सकते हैं? रिफॉर्म्स इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मार्केट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मार्केट मतलब लैंड लेबर मार्केट जो है हमारा, वहां पे हम रिफॉर्म्स कर सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर सकते हैं, जैसे जीएसटी 2.0 लाए हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स है उसको काट सकते हैं। अभी अभी जो कंपनीज हैं वो अपना फंड क्यों उड़ा के वहां ले जा रही हैं सिंगापुर, मॉरिशस में? क्या रीजन है? क्योंकि वो लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन है। तो हम भी उनको एक लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन दे देंगे, तो दे विल हैव एन इंसेंटिव टू स्टे बैक इन इंडिया। उनके पास क्या रहेगा? एक इंसेंटिव रहेगा कि वो इंडिया में थम के काम करें, इंडिया में अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करें। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स इन एफओपी मार्केट, फिर रिफॉर्म्स इन टैक्सेशन रजीम, रिफॉर्म्स इन टैक्सेशन रजीम, चाहे जीएसटी हो चाहे कॉर्पोरेट टैक्स हो, आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। अभी मान लो जीएसटी 80% कर दिया जाए तो कोई कंपनी इंडिया में ऑपरेट करेगी? उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा ऑपरेट करने का। लेकिन आप इसको कम करके 5% कर दें तो क्या होगा? वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा देंगी। इनफैक्ट वो बाहर जो अपने ऑपरेशंस कर रही हैं उसको कटेल करके इंडिया में अपने ऑपरेशंस शिफ्ट करने की कोशिश करेंगी, ठीक है। तो दूसरा हो गया ये। तीसरा, जो बीआईटीज हैं या डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट्स हैं, उसमें अब इंडिया क्या कर रही है? इंडिया इसमें संशोधन कर रही है, अमेंडमेंट्स कर रही है, उन कंट्री से बात कर रही है और इसमें एंटी अब्यूज क्लॉज लेके आ रही है, एंटी अब्यूज क्लॉज लेके आ रही है। मतलब देखो, कुछ लोग तो बोनाफाइड हैं, बोनाफाइड मतलब वो जेन्युइनली वहां जाके बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं? राउंड ट्रिपिंग और मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया? इन कंट्रीज, मॉरिशस के साथ बात किया है और एंटी अब्यूज क्लॉज है वो भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो पहले से चल रहा है उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया है। उसका फायदा क्या हुआ है कि अब इंडियन टैक्स अथॉरिटीज हैं ज्यादा विजिलेंट हो गई हैं, क्या फंड्स आ रहे हैं जा रहे हैं उस पर नजर रखी जा रही है और देखा जा रहा है कि अगर राउंड ट्रिपिंग या मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कोई मुद्दा है तो उनको सिंगल आउट कर दिया जा रहा है। तो इससे क्या है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो राउंड ट्रिपिंग है और मनी लॉन्ड्रिंग है उसको कम किया जाएगा, तो बेस एरोजन है वो भी हमारा रुक जाएगा, ठीक है। चौथा है, अभी जैसे हम जन विश्वास बिल लेके आए थे, पढ़ा है कि नहीं इसके बारे में? क्या है जन विश्वास बिल? जो अब एक्ट हो गया 2023 में। फिर हम अपने एफडीआई नॉर्म्स हैं उसको लिबरलाइज करते आ रहे हैं। 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद से हमको क्या देखने को मिला है? हमने अपनी जो इकोनॉमी के गेट्स हैं जो बंद थे कई दशकों से, उसको ग्रेजुअली ओपन अप करना शुरू किया है। वी स्टार्टेड टू ओपन अप। अब हम क्या कर रहे हैं? जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके उससे और बेहतर तरीके से इंटरलिंकेजेस कर रहे हैं,
जो इंटरलिंकेज हमारा ग्लोबल इकोनॉमी के साथ वो बढ़ता जा रहा है। इस पूरे परसूट में हमने क्या किया, जो अपनी एफडीआई की रजीम थी उसको और ज्यादा लिबरलाइज किया है। जो एफडीआई की प्रणाली है हमारी उसको लिबरलाइज किया है। जिन क्षेत्रों में एफडीआई बिल्कुल अलाउड नहीं था उसमें अब हमको देखने को मिल रहा है 100% एफडीआई अलाउड है। इंश्योरेंस सेक्टर, रिटेल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, यहां पर ग्रेजुअली हमको क्या देखने को मिला है, इंडियन गवर्नमेंट ने एफडीआई है उसको लिबरलाइज किया है। एफडीआई के इनफ्लो में भी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो में भी हमको क्या देखने को मिलता है, दो रूट्स होते हैं, एक गवर्नमेंट रूट होता है, दूसरा ऑटोमेटिक रूट होता है। तो मैक्सिमम चीजें अब हम किसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑटोमेटिक रूट के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सेक्टर्स जो एकदम अछूते थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, जैसे स्पेस सेक्टर, न्यूक्लियर सेक्टर, अब उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, अपने जो इकोनॉमी के गेट्स हैं वो ओपन कर रहे हैं। तो इन अ वे वी आर लिबरलाइजिंग आवर एफडीआई रेजिम, ठीक है, कि बाहर की कंपनियां आके और इन्वेस्ट करें। यहां पे जो माहौल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो बढ़ाया जा सके। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाएं, गवर्नेंस से हम गुड गवर्नेंस की ओर मूव कर रहे हैं। इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस राज है वो हम काट रहे हैं। रेड टेपिज्म से हम रेड कारपेट की ओर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल दिस हैपनिंग through these measures we have adopted over the course of last 10-12 years। ठीक है, पांचवा क्या हो गया, लिबरलाइजिंग एफडीआई रेजिम इन इंडिया। ये पॉइंट समझ में आया सबको, लास्ट वाला, एफडीआई रेजिम को आप लिबरलाइज कर देंगे तो क्या होगा, आप बाहर की कंपनियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपने यहां कॉर्पोरेट टैक्स भी काट रहे हैं, जीएसटी है उसको भी पहले 4 स्लैब था, आप क्या है उसको 2 स्लैब ला रहे हैं। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, उनके पास इंसेंटिव रहेगा आपके पास स्टिक करने का। ठीक है, सो दीज आर द स्टेप्स व्हिच इंडिया हैज टेकन ऑफ लेट सो एज टू प्लग द गैप, जो एफडीआई आउटफ्लो है उसको हम रोक पाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इमीडिएट ट्रिगर क्या है, इमीडिएट ट्रिगर है जो टैरिफ वॉर हम पे इंपोज किया गया है। टैरिफ वॉर इंपोज किया गया तो उससे क्या है, इंडियन एक्सपोर्टर्स जो सोच रहे थे यूएस का मार्केट हमारे लिए इनएक्सेसिबल हो जाएगा, इनएक्सेसिबल हो जाएगा, वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी दुकानें हैं वो लगा रहे हैं आपका मॉरिशस में, सिंगापुर में, ये दिखाने के लिए कि हम इंडियन टैक्स जुरिस्डिक्शन के पार्ट नहीं है, so as to bypass this 50% tariff which has been imposed on Indian goods। ठीक है, अगला जो टॉपिक है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू पेंडेंसी ऑफ केसेस इन सुप्रीम कोर्ट। पेंडेंसी ऑफ केसेस इन सुप्रीम कोर्ट। जीएस 2 गवर्नेंस का टॉपिक है। अब देखो, जुडिशियल बैकलॉग या जुडिशियल पेंडेंसी इंडियन जुडिशरी का एक पेरेनियल फीचर बन चुका है, पेरेनियल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब बहुत समय से हम देख रहे हैं, मतलब जब से इंडियन जुडिशरी के बारे में हम सुनने में आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया में हमको क्या सुनने में आता है कि जुडिशियल बैकलॉग बहुत ज्यादा है, पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। उसका क्या नाम है, उसका सनी देओल ने बोला नहीं था एक मूवी में, तारीख पे तारीख। तो दैट इज अ क्लासिक केस ऑफ जुडिशियल पेंडेंसी और जुडिशियल बैकलॉग। अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा है कि दिस हैज जुडिशियल पेंडेंसी हैज रीच्ड ऑल टाइम हाई ऑफ अप्रोक्सीमेटली 88,000 केसेस। 88,000 केसेस, ये 2025 का फिगर है। सन 24 की बात करें तो ये फिगर जो था 82,000 का था, ये 82,000 का था सन 24 में। ये दोबारा से माउंट होके ऑल टाइम हाई पे चला गया 88,000 केसेस, अप्रोक्सीमेटली 88,000 केसेस इन 2025। ठीक है, इसमें जो सिविल केसेस हैं, 88,000 में जो सिविल केसेस हैं उनकी संख्या जो है वो करीब करीब 70,000 के आसपास की, और क्रिमिनल केसेस हैं उनकी संख्या करीब करीब 19,000 के आसपास की है। ठीक है, तो पेंडेंसी ऑफ केस इज अ मेजर malaise which Indian judiciary is facing as of now। ठीक है, 82,000 से हम एक ही साल में 88,000 केसेस पे आ गए हैं। ठीक है, अगस्त की बात करें, अगर इस साल के अगस्त की बात करें तो करीब करीब 7,080 केसेस फाइल किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में। और ये फिगर हम किसकी बता रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की बात, इंटीग्रेटेड जुडिशरी की हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलग फिगर्स हैं, ये बस सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। 7,080 केसेस इस बार अगस्त में फाइल किए गए थे, जिसमें
जो डिस्पोजल हुआ है वो सिर्फ 5,600 समथिंग केसेस का हुआ है, 5600 समथिंग केसेस का हुआ है। मतलब जो डिस्पोजल रेट है वो सिर्फ 80% के आसपास का है। 2024 की बात करें, 2024 की बात करें तो वहां पे भी हमको क्या देखने को मिला था, 88% के आसपास का डिस्पोजल केस देखने को मिला था। जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है कोविड के बाद से बढ़ी है, और उसके बाद ये हम इसको टेम नहीं कर पाए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको टेम नहीं कर पाया है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने मैक्सिमम जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उस पर ऑपरेट कर रही है। 34 जजेस वो ऑपरेट कर रहे हैं। डिस्पाइट दैट व्हाट वी आर गेटिंग टू सी इज कि अगस्त वाला जो मंथ था उसमें हम खाली 80% जो केसेस फाइल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में वो डिस्पोज कर पाए। ठीक है, दिस इज हैपनिंग डिस्पाइट वी वर्किंग ऑन मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो क्या कॉजेस हैं, क्या रीजंस हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर सच पेंडेंसी? जजेस कम है, और इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, गवर्नेंस डेफिसिट बना रहता है, तो हमारे पास डॉक्टर्स भी कम है, पुलिस, तो ये तो हर जगह आप चिपका सकते हैं ये पॉइंट। जजेस कम है, पुलिस रिफॉर्म्स का क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए, पुलिस भी कम है हमारे पास। प्लस आपके पास यूनाइटेड नेशंस का डेटा होना चाहिए कि वो क्या मैंडेट करते हैं, पर मिलियन पॉपुलेशन पे कितने डॉक्टर्स होने चाहिए, कितने जजेस होने चाहिए। ठीक है, तो दीज नंबर शुड बी वेल वर्स्ड विथ यू, कि आपको पता होना चाहिए कितने जजेस ग्लोबली सैंक्शनड है और कितने जजेस या डॉक्टर्स या पुलिस वाले हमारे यहाँ पर मिलियन पॉपुलेशन या पर लाख पॉपुलेशन। ठीक है, तो एक रीजन क्या हो गया, लो नंबर ऑफ जजेस। मालिमत कमेटी आई थी जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को रिफॉर्म करने के लिए आई थी। मालिमत कौन थे? जस्टिस मालिमत केरला हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस थे। ठीक है, तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। किस लिए गठित की गई थी? क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को ओवरहॉल करने के लिए। उन्होंने ये कहा था, जब कमेटी बनी थी तो पर मिलियन पॉपुलेशन हमारे पास खाली 10 से 11 जज के बीच में थे, होने कितने चाहिए थे? 50। अभी ये संख्या बढ़ गई है, 20 हो गई है, लेकिन अभी भी हम 50 से बहुत दूर हैं। तो हमारे पास, हम मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ जजेस हैं वो बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो आपकी 34 की है, इससे बहुत ऊपर का नंबर होना चाहिए। ठीक है, प्लस ज्योग्राफिकली इंडिया बहुत बड़ा है, इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे यूटीज हैं। हमको क्या देखने को मिलता है? सुप्रीम कोर्ट की और कोई बेंच नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली में बैठती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली में बैठती है, तो इससे क्या है? इनएक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस भी हमको देखने को मिलती है। तो लो नंबर ऑफ जजेस एक चीज हो गया। दूसरा क्या है? लेगेसी केसेस। मतलब आप इस साल मान लिए अपनी पेंडेंसी रेट है वो 0 कर ले रहे हैं, इस साल आप अपना जो डिस्पोजल है वो 100% का कर दे रहे हैं, लेकिन जो पुराने केसेस का बैकलॉग है वो तो चलता ही आएगा ना, जो 2005 के केस हैं, 2008 की केसेस हैं। ठीक है, तो हमारे पास लेगेसी केसेस का भी बहुत बड़ा बैकलॉग है। दो रीजन, एक तो लो नंबर ऑफ जजेस, दूसरा लेगेसी केसेस की संख्या बहुत ज्यादा है। और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? हाँ, नंबर ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। हाँ, मतलब एक पॉइंट ये भी हो सकता है, मतलब गिवन द ज्योग्राफिकल आउटरीच ऑफ इंडिया, खाली दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की सीट है, और जगह भी आपका सुप्रीम कोर्ट की सीट्स होनी चाहिए। जैसे एक बैंगलोर में लगा दें या चेन्नई में लगा दें, एक आपका ईस्टर्न पार्ट में लगा दें। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी है इसका। ठीक है, तो एक हो गया आपका लिमिटेड टू दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट बेंच लिमिटेड टू दिल्ली। फिर लो जज टू पॉपुलेशन रेशियो, ये हो ही गया था, लो नंबर ऑफ जजेस, लो जज टू पॉपुलेशन रेशियो। एक तो हो गया जुडिशियल केसेस का बैकलॉग, दूसरा क्या है? कॉलोनियल लेगेसी मतलब दोज ऑफ यू हु आर अवेयर ऑफ कोर्ट्स फंक्शनिंग, आपको क्या देखने को मिलता है कि जैसे हमारी स्कूल में समर वेकेशंस होती थी, वैसे ही जजेस की भी वेकेशंस होती है। तो क्या जरूरत है? मतलब
जब यूरोपियन जजेस थे तो उनको समझ में आता है, क्योंकि वो टेम्परेट रीजन से आए थे, ठीक है। इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल है, तो गर्मी ज्यादा थी, तो मई जून की जो धूप है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, तो वो नैनीताल चले जाते थे, आपका मसूरी चले जाते थे। लेकिन ये लेगेसी इंडिपेंडेंट इंडिया में कंटिन्यूड रखी गई। अब तो यूरोपियन जजेस नहीं है हमारे पास, लेकिन अभी भी क्या है, समर वेकेशंस होती हैं, उसमें बीच बीच में वेकेशन बेंच वगैरह लगा दी जाती है। लेकिन जब आपको पता है कि इतना ज्यादा जुडिशियल बैकलॉग है आपके यहाँ, तो ये वेकेशंस अभी तक क्यों कंटिन्यूड है? तो कॉलोनियल लेगेसी, ये भी एक समस्या है कि आप 1 महीने के आसपास या उससे ऊपर कोर्ट ही बंद रख रहे हैं, तो पेंडेंसी तो होगी ही, जो बैकलॉग है वो बढ़ेगा। तो कॉलोनियल लेगेसी, इसमें आप लिख लिए क्या, समर वेकेशंस। जैसे जुडिशियल रिफॉर्म्स ठीक से नहीं हो पाए, जुडिशियल अभी बहुत बेसिक सी चीजें, हम कैसे पहचानते हैं सड़क पे कि कौन वकील है कौन वकील नहीं है, उसके काले कोट से। तो ये पुरानी लेगेसी थी। ट्रॉपिकल में काला कोट मई जून में पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम उतनी बेसिक चीज भी नहीं अभी तक रेक्टिफाई कर पाए। 45 डिग्री 46 डिग्री हो जाता है लखनऊ में, तो हम इतनी बेसिक चीज जब नहीं रिफॉर्म कर पाए हैं, तो ये समर वेकेशन वगैरह को एब्रोगेट करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। और क्या है, एक चीज होती है आर्टिकल 136 के तहत एसएलपी, स्पेशल लीव पिटीशन, आर्टिकल 136 के तहत, ठीक है। तो कई केसेस जो हाई कोर्ट या आपका जुडिशियल बॉडीज हैं, और भी जुडिशियल बॉडीज हैं, वहां से ट्राई हो चुकी हैं, स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से कहा आ जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाती हैं। तो उनके जो यूजुअल रोस्टर होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ठीक ठाक समय एसएलपी के तहत जो आए हुए केसेस हैं उसको रिजॉल्व करने में निकल जाता है। तो जो फ्रेश केसेस जो फाइल किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या हो जाते हैं, वो पीछे चले जाते हैं। तो स्पेशल लीव पिटीशन पढ़ा है कि नहीं पॉलिटी में, ये एसएलपी, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, स्पेशल लीव पिटीशन। और क्या क्या है, हमने एडीआर मैकेनिज्म चलाने की कोशिश की थी, लेकिन एडीआर मैकेनिज्म को हम इफेक्टिवली रियलाइज नहीं कर पाए हैं, बहुत फ्रूटफुल नहीं हुआ इंडिया के केसेस में। एडीआर क्या होता है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल। एडीआर होते क्या है बेसिकली, अमूमन जो विवाद होते हैं, लोग कहां भाग के जाते हैं, कोर्ट भाग के जाते हैं, ठीक है। तो कोर्ट पे ऑलरेडी पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, बैकलॉग बहुत ज्यादा है, और बैकलॉग बढ़ेगा। तो पेंडेंसी कम करने के लिए और लोगों को न्याय दिलाने के लिए एडीआर मैकेनिज्म है वो संस्थागत किए गए थे, वो इंस्टीट्यूशनलाइज किए गए थे। इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, आर्बिट्रेशन, रिकंसिलिएशन, पढ़ा है कि नहीं ये सब। जैसे लोक अदालत हो गए, लोक अदालत, फैमिली कोर्ट्स आपने देखे होंगे, पति पति का झगड़ा है तो क्या है, हाई मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना जाओ, ठीक है, सिविल कोर्ट ना जाओ, कहां चले जाओ, फैमिली कोर्ट चले जाओ। तो लोक अदालत भी हैं ऐसे ही। वैसे ही क्या है, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स हैं, तो कैसे हो सकते हैं रिजॉल्व, ये आर्बिट्रेशन के माध्यम से हो सकते हैं। तो आर्बिट्रेशन एक मैकेनिज्म हो गया है। तो अब कई कॉर्पोरेट डिस्प्यूट हैं, सरकार, मान लो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अशोक लीलैंड से 100 बस खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है, और बाद में वो ऑनर नहीं कर रही है, तो ये क्या है, एक लीगल डिस्प्यूट हो गया, ये एक डिस्प्यूट हो गया। तो अशोक लीलैंड क्या कर सकती है, अशोक लीलैंड या तो आपका कोर्ट मूव कर सकती है, दूसरा क्या है, वो आर्बिट्रेशन का सहारा ले सकती है। आर्बिट्रेशन के माध्यम से जो भी डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें अशोक लीलैंड और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पेंडेंसी नहीं बढ़ेगी, और बाहर क्या है, आर्बिट्रेशन के माध्यम से जो डिस्प्यूट है वो इफेक्टिवली रिजॉल्व हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिट्रेसल मैकेनिज्म ये इंस्टीट्यूशनलाइज किए गए थे लोगों को न्याय दिलाने के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या, दूसरा जो मेन स्ट्रीम जुडिशरी है उस पर बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े, उस पर बहुत ज्यादा पेंडेंसी ना आए, ठीक है। तो एडीआर मैकेनिज्म लाए तो गए, लेकिन ये उतने प्रभावी नहीं हो पाए, क्योंकि हमने ठीक तरीके से जो इंडियन मासेस है उनकी सोशल री इंजीनियरिंग नहीं की, हम नज नहीं कर पाए कि भाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास एडीआर मैकेनिज्म नहीं है। तो एडीआर मैकेनिज्म आए तो जरूर, लेकिन ये इनएफेक्टिव रहे एडीआर। फिर क्या है, हम टेक्नोलॉजी को उतने अच्छे से जुडिशरी में हार्नेस नहीं कर पाए, टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली हम हार्नेस नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज हैं, दीज आर सर्टेन कॉजेज, colonial legacy, legacy of cases, low number of judges,
ठीक है। फिर एसएलपी स्पेशल लीव पिटिशन, एडीआर मैकेनिज्म है उसका बहुत ज्यादा प्रभावी ना होना, और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी को जुडिशरी उतने अच्छे से इम्बाइब नहीं कर पाई है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाई है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे तो क्या होगा, आप अपने काम को और ज्यादा इफेक्टिव बना पाएंगे, आप और ज्यादा संस्था में क्या लाते हैं, एफिशिएंसी लाते हैं। बट टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत लिमिटेड हुआ है, बहुत लिमिटेड हुआ है। ठीक है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इसका असर क्या हुआ है, पेंडेंसी ऑफ केसेस, लोगों का एक तो भरोसा उठना, मेजर इशू, जो पब्लिक ट्रस्ट है उसका इरोजन। एक होता है ना कि अरे कोड गया, अब तो 10 साल भूल जाओ, तो एरोजन ऑफ पब्लिक, इंप्लीकेशंस में आप क्या लिखेंगे इसमें, व्हाट वुड बी द इंप्लीकेशंस, एरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, और लैक ऑफ सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय है वो भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होगा, सोशल जस्टिस है वो भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होगा, सोशल जस्टिस है वो कॉम्प्रोमाइज होगा। तीसरा क्या है, क्या इंप्लीकेशंस हैं, अब इसको क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस से भी लिंक करो तो हमारे प्रिजन्स क्यों भरे हुए हैं, 75% के आसपास जो इनमेट्स हैं हमारे जेल में वो क्या है, वो अंडर ट्रायल्स है, मतलब जिनका ट्रायल ही चल रहा है अभी। ठीक है, तो ये क्यों हो पाया है, क्योंकि उनका नंबर ही नहीं आ पा रहा है, पेंडेंसी इतनी ज्यादा है, कोर्ट में पेंडेंसी इतनी ज्यादा है। तो ओवर क्राउडिंग ऑफ इंडियन जेल्स या क्रम्बलिंग ऑफ इंडियन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, क्रम्बलिंग ऑफ इंडियन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल। ठीक है, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का निष्प्रभावी होना, और क्या, क्रिमिनल एस्पेक्ट हो गया, सिविल एस्पेक्ट, बिजनेसेस के इंटरेस्ट हैं वो नेगेटिवली अफेक्ट होंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आपके यहां कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि भाई इंडियन जुडिशरी उतनी इफेक्टिव नहीं है, तो सरकार के साथ हमारे यहां विवाद हो रहा है, सरकार के साथ अगर हमारे यहां विवाद हो रहा है तो बहुत जल्दी हमको न्याय मिल जाए, इसकी संभावना जो है वो क्या है, कम है। यही हमको अलग करता है ना, मतलब डेवलपिंग कंट्री को डेवलप कंट्री से क्या, यही सारी गवर्नेंस के इश्यूज ही तो अलग करते हैं। जो हमारा सिविल जूरिस्प्रूडेंस है, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, वो उतना प्रभावी नहीं है जितना डेवलप, जो विकसित राष्ट्रों में है। ठीक है, तो एक चीज क्या हो गई आखिरी, इकोनॉमिक इंपैक्ट, एरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल या क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का निष्प्रभावी होना, और जो कमर्शियल इंटरेस्ट है उसमें डेंट लगना, कमर्शियल इंटरेस्ट है उसमें डेंट लगना, तो ये इकोनॉमिकली भी इंपैक्ट करता है। एक चीज और है इसमें, रीजंस में आप लिख सकते हैं कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस उसमें 50% केस ऐसे हैं जिसमें सरकार खुद लिटिगेंट है, मतलब एक साइड सरकार ही है, और इसमें कई केसेस ऐसे हैं जो रेपिटेटिव नेचर के हैं, कई केसेस हैं वो रेपिटेटिव नेचर के हैं। तो अगर एग्जीक्यूटिव भी अपना काम ठीक तरीके से करना शुरू कर दे तो क्या होगा, तो हमको देखने को मिलेगा जो जुडिशियल बैकलॉग है वो भी कम होने लगेगा। एक यहां पर आप पॉइंट लिख सकते हैं, 50% केसेस में, पेंडेंसी वाले केसेस में लिटिगेंट कौन है, सरकार जो है वो लिटिगेंट है, मतलब एक पक्ष, एक पार्टी सरकार है। और इन 50% केसेस में, इन 50% केसेस में कई केसेस हैं वो रेपिटेटिव है। रेपिटेटिव कैसे, कि जैसे मान लीजिए एलडीए का विवाद चल रहा है, किसी एक सिमिलर मैटर में, वो आपसे भी चल रहा है, मुझसे भी चल रहा है, और इनसे भी चल रहा है, तो क्या है, ये सब अलग अलग, प्रॉब्लम एक ही है, टेम्पलेट एक ही है, लेकिन ये अलग अलग केसेस बन के 50% केसेस बन गए हैं और पेंडेंसी बनाए हुए हैं। तो अगर एग्जीक्यूटिव अपना काम अगर ठीक तरीके से कर दे रही है, तो हमको, एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार अपना काम अगर ठीक तरीके से कर दे रही है, तो ये 50% जो पेंडेंसी वाले केसेस हैं वो अपने आप क्या होंगे, वो कम होने लगेंगे, वो अपने आप कम होने लगेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 50% केसेस में सरकार खुद लिटिगेंट है, सरकार खुद एक पक्ष है। अब क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, रिफॉर्म मेजर्स,
या क्या क्या रिफॉर्म मेजर्स लेने चाहिए, क्या क्या इनिशिएटिव सरकार को लेने चाहिए कि ये जुडिशियल पेंडेंसी है, जो बैकलॉग है, उसको हम दूर करें, गवर्नेंस को और सुदृढ़ करें और रोबस्ट करें, जो अपना सिविल और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसको और बेहतर बनाएं, ठीक है, जिससे पब्लिक का ट्रस्ट है इंडिया के गवर्नेंस के मिलियू में वो बहुत ज्यादा इरोड ना करे, ज्यादा इरोड ना करे। तो क्या क्या रिफॉर्म्स, क्या सुधार लिए जा सकते हैं? हाँ, एक पॉइंट ये हो गया कि एडीआर हमारे पास सक्सेसफुल टेम्पलेट बन के उभर सकता है। एडीआर को हम इंस्टीट्यूशनलाइज तो कर दिए, लेकिन हम जो जनमानस है उस तक पहुंचा नहीं पाए, मतलब पब्लिक को हम इफेक्टिवली सेंसिटाइज नहीं कर पाए हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एडीआर मैकेनिज्म को और ज्यादा रोबस्ट बनाना और सशक्त करना, आर्बिट्रेशन, रिकंसिलिएशन, ठीक है, ये सारी चीजें हम मजबूत कर, लोक अदालत को और पावर दे सकते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं, ट्रिब्यूनल्स हम और बना सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल हमने बना दिया, टैक्स ट्रिब्यूनल बना दिए। ट्रिब्यूनल समझते हो क्या होता है? व्हाट आर ट्रिब्यूनल्स? मोर ट्रिब्यूनल्स। एडीआर मैकेनिज्म हमने वो मजबूत किया और ट्रिब्यूनल्स भी बना दिए। ट्रिब्यूनल्स एक तरीके की क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं, ठीक है, जो डोमेन एक्सपर्टीज पे आधारित होती है। डोमेन एक्सपर्टीज मतलब वो किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए होती है। जैसे कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो सिविल सर्वेंट्स के अगर कुछ ग्रीवांसेस हैं तो वो कोर्ट ना जाए, वो हाई कोर्ट ना जाए, वो सीधे कहां चले जाएं? कैट चले जाएं। इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल्स हैं, मान लो मेरे यहां बिजली का बिल है बहुत ज्यादा आ गया, तो मैं हाई कोर्ट ना जाऊं, मैं कहां चला जाऊं? ट्रिब्यूनल चला जाऊं। अगर टैक्स रिलेटेड मेरा कोई डिस्प्यूट है या कोई ग्रीवांस है तो मैं टैक्स ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है वहां चला जाऊं। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो हमारी मेन ग्रिड जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, उस पर नए केसेस नहीं फाइल किए जाएंगे, तो बैकलॉग नहीं बनेगा, पेंडेंसी नहीं आएगी, ठीक है। तो वी नीड टू हैव मोर डोमेन स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल्स। तीसरा क्या है? हाँ, नए जजों की नियुक्ति, ठीक है, नए जजेस की नियुक्ति एक चीज हो गई। मालीमत कमेटी अभी हमने पढ़ा था, मालीमत कमेटी ने कहा था, मतलब क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के रिफॉर्म के लिए आई थी, उसने कैटेगोरिकली कहा था कि इंडिया नीड्स मोर जजेस। उस समय जब मालीमत कमेटी आई थी, उस समय पर मिलियन पॉपुलेशन हमारे पास 10 पॉइंट समथिंग जजेस थे, होने कितने चाहिए थे? 50 जजेस। आज भी कितने हैं? 2017-18 का जो डेटा है उसमें के हिसाब से 19-20 जजेस हैं, होने कितने चाहिए? 50 जजेस। तो हमको अपने नंबर ऑफ जजेस हर टीयर पे, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, हाई कोर्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे बढ़ाने पड़ेंगे। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ जजेस, मतलब जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो है वो हमको बढ़ाना पड़ेगा, जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, एज पर मालीमत कमेटी। अब ये पॉइंट्स लिखो तो एट्रीब्यूट करने की आदत डाल लो, जैसे ये एट्रीब्यूशंस होते हैं एज पर सेकंड एआरसी, एज पर मालीमत कमेटी रिपोर्ट, ठीक है। तो इससे क्या होता है? दिस वुड फेच यू एक्स्ट्रा हाफ 1 मार्क्स अगर आप अच्छे से एट्रीब्यूट करते हुए जा रहे हैं। रिफॉर्म्स तो आप सजेस्ट कर रहे हैं, किसी ना किसी ने रिफॉर्म दिया है जो आपने पढ़ा है, ठीक है, और आप लिख रहे हैं, तो अगर आप फर्स्ट सोर्स को ही साइट करना शुरू कर देंगे तो दिस वुड मेक गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर, ठीक है। तो एट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या है? टेक्नोलॉजी इम्बाइब कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आ रहा है, ब्लॉकचेन आ रहा है, ठीक है। ई कोर्ट्स जैसे इनिशिएटिव हमने लिए हैं, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड वो हमने इंस्टीट्यूशनलाइज किया ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन के तहत, इसको हम और रोबस्ट बना सकते हैं, ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन, ये इंस्टीट्यूशनलाइज किया। और इसके नीचे हमने क्या बनाया? नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। ये ग्रिड क्या करता है? ग्रिड आपको आईसीटी प्लेटफॉर्म के थ्रू मॉनिटर करने की इजाजत देता है कि कहां पर कितने केसेस पेंडिंग हैं, कितने केसेस चल रहे हैं, कितने नए केसेस फाइल हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है, कितने नए केसेस फाइल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। जब 2015 में ये ग्रिड आया था तो दैट वाज ओनली फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स, लेकिन अभी हाल में हमने क्या देखा, कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है, ठीक है। तो ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन प्लस टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, अब जो नई नीश कटिंग एज टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, उसको हम अपनी जुडिशरी से कैसे इफेक्टिवली इंटीग्रेट करें जिससे
इंडियन जुडिशरी की इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, एफिकेसी है वो एनहांस कर पाए, वो बढ़ा पाए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपके पास भी कुछ पॉइंट्स तो लिख सकते हैं, ठीक है, बट सही होने चाहिए। और कुछ पॉइंट हो तो बताओ। हाँ, तो इसको जुडिशियल रिफॉर्म्स में डाल देंगे ना, जुडिशियल रिफॉर्म्स, या टाइम बाउंडेड डिसबर्सल ऑफ केसेस, ये कर सकते हैं, टाइम बाउंडेड डिसबर्सल ऑफ केसेस। ठीक है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता है। जुडिशियल रिफॉर्म्स मतलब ये वैकेशन बाजी है, ये सब खत्म करो। ठीक है, ये काला कोट है, उसको मतलब इंडियनाइज करो। कोट कहां से आया? यूरोपियन कंस्ट्रक्ट है ना। ठीक है, हम क्या है, हम ट्रॉपिकल में रहने वाले लोग हैं। 8 महीने हमको 40 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री देखना पड़ता है। तो जो छोटे छोटे रिफॉर्म्स हैं वहां से शुरू करके बड़े रिफॉर्म्स कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको पता है पेंडेंसी आपकी 88,000 केसेस की हो गई है, ऑल टाइम हाई पहुंच गई है, तो वकेशन वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि ज्यादातर जो सरकारी नौकर हैं, कहाँ किसी को मिलता है समर वेकेशन? नहीं मिलता है ना। तो यहाँ पे क्या आवश्यकता है? तो ये सारे कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं जो किए जा सकते हैं। जो कॉलोनियल लेगेसी है उसको हमको हटाना पड़ेगा। दीज आर सर्टेन रिफॉर्म्स। ठीक है, सेकंड एआरसी पढ़ी है किसी ने? नहीं पढ़ी है। सेकंड एआरसी बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, वो पढ़ लेना। उससे क्या है कि जार्गन पे कमांड हो जाएगा और एक नैरेटिव जो होता है वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। पूरा नहीं पढ़ा क्योंकि इट्स वेरी वॉल्यूमिनस। पूरी सेकंड एआरसी नहीं पढ़नी है, उसमें कितनी 15 रिपोर्ट्स है, 14 या 15 रिपोर्ट्स हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट जैसे गवर्नेंस वाली बहुत अच्छी है। ठीक है, उसकी भी आप समरी पढ़ लीजिए। अगर पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो एटलीस्ट रीड द समरी। वो बहुत एक होलिस्टिक आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देगा सब्जेक्ट मैटर की। हाल ही में भारत में कर मुक्त देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में भारी वृद्धि देखी गई है। इसके क्या कारण है? इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय सुझाएं? Of late, India has seen surge in FDI outflow to tax havens. What are the reasons for it? Suggest measures through which this trend can be arrested. तो फ्लो क्या रहेगा कि आपको बताना है कि आउटवर्ड एफडीआई क्या होता है। एफडीआई से मत शुरू कर देना, आउटवर्ड एफडीआई क्या है। ठीक है, उसके बाद बताना थोड़ा सा टैक्स हेवन के बारे में और क्यों, डेटा के साथ कि 56% आरबीआई डेटा के अनुसार 56% जो आपका एफडीआई आउटफ्लो है वो कहाँ गया है? टैक्स हेवेंस में गया है। रीजंस क्या है? फिर रीजन साइड 1 2 3 4 और फिर आ जाओ सेकंड पार्ट पे, क्या मेजर्स हैं जिसके माध्यम से हम अरेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें एफडीआई लिबरलाइजेशन है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, मतलब पॉइंटर पॉइंटर में आपके आंसर्स रहने चाहिए। ठीक है।